Now the first thing that we'll start here is तो हमें स्टार्ट करना है एपी, राइट। एपी मैंने आपको समझाया था, इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रिमेम्बर। अलग है लीनियर इक्वेशंस के साथ, जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे आपको वो आना चाहिए, बस इजी है, बहुत इजी है। हाँ जी, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी की तरह थोड़ा उससे तो मुश्किल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्रेशन करवाया था, आपको ये नंबर्स दिए थे 1 3 5 7 9 11 13। हाँ, एक होता है सीक्वेंस, एक होती है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जब मैंने आपको एपी करवाया था, जब आपने क्लास अटेंड की थी, तो जब मैंने आपको एपी करवाया था कुछ चीजें मैंने एलैबोरेट नहीं की थी, मैं अभी वो कर रही हूँ। दिस इज अ रिविजन क्लास फॉर यू। सीक्वेंस होता है कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स, और जो नंबर्स हमने उस सीक्वेंस में लिखे किसी तरह से रिलेट करते हुए उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एपी, राइट। मतलब मैंने आपके सामने ये आपके पास एक ऑर्डर आ गया 1 3 5 7 टर्म्स आ गई, इसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि नेक्स्ट की टर्म क्या लिखोगे, तो आप विद लॉजिक सोचकर बताते हो क्या आएगी नेक्स्ट की टर्म 50, है ना। आपने क्या किया कि सब में 2 2 ऐड हो रहा है, आपने 2 ऐड कर दिया। इट कुड बी लाइक दिस आल्सो, 1 then 3 then 6 then 10 then 15 then 21 28 so on, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ कि नेक्स्ट की 2 टर्म्स मुझे बताओ, कितना ऐड हुआ इसमें, क्या देख रहे हो आप, 2 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ 3, इसमें कितना ऐड हुआ, कुछ ना कुछ लॉजिक से तो देखोगे ना, 5 6, इसमें 7 ऐड किया, अब नेक्स्ट कितना ऐड करोगे 8, तो कितना बन जाएगा ये 36, फिर नेक्स्ट कितना ऐड करोगे 9, है ना। ये भी एक तरह से सीक्वेंस है, जो इसके नंबर्स है 1 3 6 10 15, ये होती है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अब इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में फर्क क्या है, हाँ, एक कांस्टेंट डिफरेंस था, है ना, एक सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा था, इसमें सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा। क्या हो रहा है वो मुझे पता है, लेकिन वो सेम नहीं है, एक नंबर तो ऐड हो रहा है बट इट इज नॉट सेम थ्रू आउट। तो जहां जिस सीक्वेंस में एक सेम नंबर ऐड होता है उसको हम बोलते हैं एपी। समझ में आ गया। सीक्वेंसेस तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जहां कांस्टेंट डिफरेंस होता है, जहां पे डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स सेम होगा, उनको हम बोलते हैं एपी। समझ में आ गया। सीक्वेंस तो हमारा ये भी था, इसमें भी मुझे लॉजिक पता लग जाता है कि आफ्टर सम टाइम की टर्म्स क्या आएंगी, है ना। मैं क्या लिख रही हूँ इसमें, स्क्वायर्स 1 4 9 16 25, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा 49, इसमें भी सीक्वेंस पता है, लेकिन इनमें भी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो जिस भी सीक्वेंस में डिफरेंस कांस्टेंट हो गया ना 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का, उसको हम ले आते हैं कि उस सीक्वेंस को नाम दे दिया, क्या नाम दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया, अब समझ में आया। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन कैसे करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस लिखा 1 3 5, अब हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे। सो हाउ डू वी गो अबाउट दिस। जो इसकी सीक्वेंस की टर्म्स है, एपी की टर्म्स है, किस प्लेस पर कौन सी टर्म है वो मैटर करती है।
आई कैन नॉट से कि मैंने जी एपी के टर्म्स में लिख दिया 1 5 3, फिर मेरी मर्जी है 9, फिर मेरी टर्म मर्जी है 11, फिर मैंने लिख दिया 15 और फिर मैंने लिख दिया 13। क्या ऐसे वाले सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट कि अगर पहले 1 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, ठीक है, 1 3 5, इसके बाद क्या मैं 9 लिख के काम चला दूं कि 9 आएगा फिर 7 आएगा? नहीं ना, मैं क्या बोलूंगी, पहले किसके बाद क्या आएगा, 5 के बाद 7, फिर क्या आएगा? तो एपी में ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब इस एपी में मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि एक प्लेस पर जो टर्म है वो वही रहेगी, उसको आप उठा के दूसरी प्लेस पर नहीं रख सकते, वो एपी नहीं रहेगा, फिर कुछ और सीक्वेंस बन जाएगा या किसी और फॉर्म में एपी बन जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैंने कहा दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो हर एक प्लेस पे जो टर्म बैठी हुई है उसको मैंने नंबर दे दिया कि फर्स्ट पे, और इसे शो कैसे किया, A1, अरिथमेटिक से A लिया, 1 मतलब फर्स्ट प्लेस पे, कौन सी टर्म है फर्स्ट प्लेस पे, A का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A लिया 2, A2 कितना हो गया, A3 कितना हो गया, A4 कितना हो गया, समझ में आ गया, राइट। दिस इज हाउ वी राइट टर्म्स ऑफ एपी। अब इस वाले एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम शो करते हैं डी के साथ, राइट। और कॉमन डिफरेंस हमेशा बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म निकाल, दो सक्सेसिव टर्म्स ली, दो कंसेक्टिव टर्म्स ली, जो बाद में आई ना थर्ड प्लेस पे, उसमें से फर्स्ट प्लेस माइनस किया, सेकंड प्लेस माइनस किया, या थर्ड में से सेकंड प्लेस माइनस किया। कॉमन डिफरेंस कभी भी A1 माइनस A2 करके नहीं है, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हमने फॉलो की हुई है, उसी को हमने, कॉमन डिफरेंस विल बी A3 माइनस A2, इतना क्लियर हो गया, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, कहीं भी दो टर्म्स इकट्ठी जो बैठी हुई है उनको लेकर आपस में माइनस करोगे, बड़ी प्लेस वाली टर्म से छोटी प्लेस वाली टर्म, ठीक हो गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और वो हर जगह सेम होगा। तो अब इस एपी को मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे देखती हूँ कि देखो ये मेरी फर्स्ट टर्म थी 1, 3 लाने के लिए मैंने 1 में 2 ऐड किया, कितनी बारी, एक बार। 5 लाने के लिए, थर्ड टर्म थी 5, 5 लाने के लिए मैंने 1 में 2 को कितनी बार ऐड किया, कैसे मैंने इसे शो किया था, लाइक दिस, कि मुझे 1 से 3 पर पहुंचना है तो एक बार 2, 1 से 5 तक पहुंचना है तो मैंने दो की 2 जंप्स ली, 1 से 7 पे पहुंचना है तो 1 + 2 +, समझ में आ गया, 3, यहाँ पे 2 और ये 5। ऐसे ही A5 अगर दिया, A5 कितना था 9, तो 1 में 2 कितनी बार ऐड होगा, 4 टाइम्स, पक्का है, समझ में आ गया। अगर मैंने A6 लिया, A6 कितना था 11, तो 1 में कितनी बारी 2 ऐड हुआ, क्लियर हो गया बेटा हमें। अब एक चीज समझो, ये A2 लिखा हुआ था यहाँ पर, A2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ एपी, लिखो इस चीज को लिख लो, बिकॉज दिस इज वन थिंग, अगर ये चीजें आप समझ जाते हो ना, आप एपी की सेकेंड एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर लोगे। A2 का मतलब है सेकेंड टर्म ऑफ एपी, A3 का मतलब है थर्ड टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो कल मैंने आपको लिखा है A98, तो आप क्या करोगे, 98 टर्म ऑफ, क्लियर होगा, 98 पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है। फिर अगर मैं कहती हूँ A101, इसका मतलब क्या है 101st या 101 टर्म ऑफ, क्लियर हो गया, 101st टर्म, लेट मी राइट इट ST ओनली देन, 101st टर्म ऑफ AP। आर वी क्लियर विद दिस मच, क्या समझ में आ गया हमें, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो सिर्फ एक पैटर्न को हम स्टडी करेंगे, यहां पर A2 था, कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कितनी बारी हुआ, 1, ठीक है, ये कितना है 3, और मैंने कॉमन डिफरेंस कितनी बारी ऐड किया, ये कितना है 4,
कॉमन डिफरेंस कितनी बारी ऐड हुआ? 6 में देख लो कॉमन डिफरेंस कितनी बारी ऐड हुआ? 5। तो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ ए एन, तो उसमें कॉमन डिफरेंस कितनी बारी ऐड हुआ? अगर मैं A98 की बात कर रही हूँ तो कॉमन डिफरेंस कितनी बारी ऐड करोगे? तो n क्या है? 98, तो कितनी बारी ऐड करोगे? 97। n माइनस 1, n क्या है? 98, 98 माइनस 1 इंटू b। समझ में आ गया? आर वी क्लियर विद दिस मच? तो ये मैंने कुछ नहीं लिखी है, ये मैंने क्या लिखी है? जनरल टर्म। इसे हम क्या बोलते हैं साथ में? nth टर्म ऑफ एन एपी। लिखो an इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन एपी। an का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस n माइनस 1 टाइम्स ऐड होगा, ठीक है ना? an, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक इसी फॉर्मूला को याद कर लो, आपकी पूरी 5.2 सॉल्व हो जाएगी, कुछ और नहीं करना पड़ेगा। योर एंटायर 5.2 इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट्स इट। इसको ही याद करना है, हर तरह से घुमा फिरा कर बाद में हर बार यही फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको फिल करते रहेंगे, जो एक टर्म मिसिंग होगी उसको निकालना। ठीक हो गया? समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, किसी भी सीक्वेंस की बात करते हैं, किसी भी एपी की बात करते हैं, मुझे उसकी फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो मुझे दिखाओ कि उसकी 97th टर्म क्या हो। क्या लिखोगे उसको? 8 प्लस 96। अगर आप ये चीज को विजुलाइज करना शुरू कर देते हो, दैट मींस योर एंटायर 5.2 इज सॉल्व। 5.2 में कुछ नहीं है, यही एक विजुअलाइजेशन है जो समझ नहीं आती कि हाँ ये कैसे आया, क्यों लिखा। इसी को आपको मतलब आई विल नॉट से कि दिस इज यही है, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है कि कभी हम शॉर्टकट्स लगाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो दिस इज वन थिंग दैट विल हेल्प यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना? कल मैं आपसे पूछती हूँ ए 998 टर्म कौन सी है, तो क्या करोगे? ए प्लस 997 बी। कल मैं आपको पूछती हूँ ए 243 टर्म कौन सी है, तो क्या लिखोगे? समझ में आ गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेनेवर आपको A31 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? A प्लस 30D, A प्लस 30D, रिमेंबर इट लाइक दिस। कॉमन डिफरेंस आपका प्लस भी हो सकता है, आपका माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सो अकॉर्डिंगली हमें D की वैल्यू को पुट करना होगा। इतना समझ में आ गया? एक्सरसाइज 5.2 निकालो। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। सो 5.3 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से दोबारा से सारे पार्ट्स करवाऊंगी। इतना समझ में आ गया? आई फाइंड एपी इज द इजीएस्ट, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं सम वाले जिनमें कैलकुलेशंस लंबी चौड़ी होती है, बट दिस इज वन थिंग, वन टॉपिक जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ दिया होता है। इजी से इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उन्हें सॉल्व करना है, एंड देन इट विल बी ऑल दैट। ठीक है? जैसे कि आपको थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, दिस इज 2 डैश एंड 26, ये एक मिसिंग वैल्यू है, इसे निकालना है। ठीक है? Now how will I go about this? 3 टर्म्स दी हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कैसे दिया जाता है क्वेश्चन ना, 2B26 आर टर्म्स ऑफ AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, राइट? अगर ये AP में है तो मैंने कहा इसको B ले लिया, लेट इट बी X, B, Y, कुछ भी ले लो जो मिसिंग टर्म है। So since the terms are in AP में टर्म्स होती है तो क्या होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है? A प्लस, उसके अलावा और क्या होता है? क्या मैं बोला था AP में क्या? कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1, और वही क्या होगा? A3 माइनस A2। तो A2 क्या है इस पूरे सीक्वेंस 3 टर्म्स में? A2 क्या है? A1 क्या है? A3 क्या है? A2 क्या है? तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट, बस इतना सा काम है। इसको सॉल्व करोगे 2B इज इक्वल टू 28, B इज इक्वल टू 14, तो ये सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 14। ठीक है? अब आ जाओ इस AP पर, तो समझ में आ गया, लिख लो अगर लिखना है, राइट इट डाउन।
अब मुझे बताओ, हाँ 18 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये एपी तुम्हें दिया हुआ है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? इस वाली एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? 12 है। इसके बाद की टर्म क्या आएगी? समझ में आ गई? सेकंड पार्ट करो इसका सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगी, now in the second part what is it written, dash 13 dash 3। आपको फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, मैंने इसे ले लिया, लेट दिस टर्म बी ए, लेट दिस टर्म बी बी। फिर से वही बात, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? 13 माइनस ए सेम एज b माइनस 13 सेम एज 3 माइनस। ये तीनों में से कौन सी दो लेंगे हम, कौन सी दो इक्वेशंस को यूज करेंगे? क्योंकि इसमें b भी है ना, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 16। b की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो आपकी ये वाली टर्म आ गई जो मिसिंग थी, इसको मैंने लिख दिया 8। अब आप b की वैल्यू यहां पुट करके फिर सॉल्व कर लो। समझ में आ गया हमें ये इजी कैलकुलेशंस। अब आप इसको यहां से देख लो, या देखो कि अगर आप ये सोच सकते हो कि कॉमन डिफरेंस -5 है, तो यहाँ पे जो टर्म होगी उसमें -5 करके 13 आया होगा। तो किस नंबर में से मैं -5 करूं और 13 आ जाए, है ना? किस नंबर में से -5 करें और 13 आ जाए, तो आइदर वे आप सोच सकते। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 डैश डैश and I'll write it as 9.5। ठीक है, इस एपी में ना आपको इन बिटवीन वाली दो टर्म्स मिसिंग है। अब अगर मैं आती हूँ, मैंने वही अपना लॉजिक लिया कि लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, या एक्स वाई ले रही हूँ इस बार मैं। ठीक है, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, यही करोगे। फिर आप क्या करोगे, x माइनस 5 y माइनस एक्स 9.5 माइनस, यही करोगे। इन दोनों से एक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, 2y इज इक्वल टू 9.5 प्लस एक्स। समझ में आ गया? ये y को इधर ले गई, और अगर इनको यूज करोगे तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 5। अब हमने किया हुआ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, जिनका कल टेस्ट है। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे, है ना? अब वही है ना, हमने हर एक मेथड पे स्टिक नहीं करना होता, कभी कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कभी कोई इजी आंसर देता है। तो इसमें और इजी वे क्या हो सकता है, इसमें इजी वे क्या हो सकता है, मैम वो ए और बी ले सकते हो। मैंने ए और बी क्यों नहीं लिया, मैं अब समझाऊंगी क्यों नहीं लिया। एक्स और वाई लेकर मैंने क्यों किया, फिर भी इक्वेशंस तो बनेगी ना, सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व करोगे, थोड़ा लंबा काम ही आ गया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इसी सेम क्वेश्चन को आई सी इट लाइक दिस, ये 5 था, फिर डैश, फिर डैश, ये 9 है ना, ये टर्म्स ऑफ एपी है। ये ए हो गया, या A1 कह दो इसको, ये A2 कह दो, ये A3। AN क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या लिखते हो, A प्लस n-1 इंटू ए लिखते हैं। ठीक है ना? तो अगर मुझे A4 लिखना है, वो कितनी दी हुई है, 9.5। और इसको A और D में फॉर्म करना हो तो मैं क्या लिखूंगी, A प्लस 4 माइनस 1, n-1 कितना हुआ, 4 माइनस 1, 3D, और किसके इक्वल है, तो क्या आपको एक ही वैल्यू गिवन है, क्या है, हो गया सॉल्व। समझ में आया मैंने क्या किया है, मैंने इसमें nth टर्म लेकर सॉल्व किया है। यहाँ मैं जब x और y ले रही थी तो मेरी लीनियर इक्वेशंस बन रही थी, तो आई थॉट लेट मी फाइंड एन इजियर मेथड, तो आई विल नॉट गो बाय दिस मेथड। मैंने क्या किया, मैंने जनरल टर्म लिया कि A2 क्या होगा, a प्लस डी, दिस इज a प्लस डी, दिस इज a प्लस 2d, ये क्या है, a प्लस 3d। a प्लस 3d 9.5 के इक्वल है,
और फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 5, तो यू हैव दिस इक्वेशन नाउ। आपने इसको सॉल्व किया, 5 प्लस 3d इज 9.5, 3d किसके इक्वल आ गया 4.5, d किसके इक्वल आ गया 1.5। समझ में आ गया? इजियर है इस इक्वेशंस के मुकाबले, ये फिर भी ओरली हो जाएगा आपसे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या आ गया हमारे पास? अगर फर्स्ट टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे 6.5, नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे 8, उसके बाद क्या आएगा? समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ पार्ट सॉरी, लिख लिया सबने ये? क्या क्या? हाँ, ये लिखना जरूरी होगा। अगर आपका 1 या 2 मार्क का भी है, फॉर्मूला लिख दो, बिकॉज उसका एक मार्क होता है, उसके स्टेप्स के मार्क। हाँ, a+n-1 ये लिखना होता है। उसके बाद चाहे आप 2 स्टेप्स में करो चाहे 4 में करो। a+3d इक्वल टू कैसे? ये -4 का -2 फिर 0 फिर -2 और नहीं 2 फिर 4 फिर 3। हाँ, ये तो तुमने लॉजिक से निकाला ना। इसको सॉल्व करना हो या ऐसे नंबर्स दिए तो हम वही करेंगे कि ये a है, a1, ये a2, ये a3, a4, a5, a6। ठीक है, a6 का मतलब क्या हुआ a + 5b, और वो किसके इक्वल है 6। a की जगह आप क्या लिखोगे माइनस। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा -2, 0, 2 एंड ये तो बेटा यहाँ पे नंबर इजी दिए हुए हैं ना, वहां पे ऐसे नहीं इजी नंबर तो नहीं दिए होंगे ना। जैसे 5th पार्ट में है, कर लिया सबने ये? 5th पार्ट एक बार खुद करो। 5th पार्ट में ना आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग दी हुई है, फिर दे दिया 38, फिर 3 टर्म्स मिसिंग और फिर दे दिया -20। हाँ हर्षित आप बताओ। ये हम b1 ले लेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6। हाँ जी, तो ये हो गया a2 और ये कितना हो गया a6। a2 किसके इक्वल दिया हुआ है 38, और a2 को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मतलब एक जनरल टर्म होती है ना an, a+n-1 b, तो a2 को किस फॉर्म में लिखेंगे 37 प्लस कैसे? a2 को क्या लिखेंगे? ap की टर्म क्या बनती है? ये बनेगी, समझ में आया? दैट इज व्हाट आई सेड। अगर आप इस चीज को विजुअलाइजेशन सीख लेते हो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसे मैंने a6 लिखा है -22, तो a6 को इस फॉर्म में अगर शो करना है तो हम क्या लिखेंगे? हाँ जी, अब जिस चैप्टर का कल टेस्ट है ना, ये 2 चीजें उसमें से कहीं आती है, ये 2 आपको इक्वेशंस मिली हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको a + d। तभी मैंने कहा था यहाँ पे इक्वेशंस भी खुद बनानी है और सॉल्व भी खुद ही करनी है। सॉल्व करेंगे हम इनको कैसे? और एलिमिनेशन में हमें क्या करना है, साइन चेंज, माइनस माइनस, और ये कैंसिल हो गया, ये बन गया -4d = 16। तो d की वैल्यू क्या आ गई? अब आप ये टर्म्स निकाल कर मुझे बताओगे। दामित बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 43 लिख के आओगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया बच्चे? ध्यान समझ में आया ये? नेक्स्ट टर्म बताओ कौन सी आएगी फिर? आएगी एंड उसके बाद -7
23 में से 15 माइनस किया, 8 में से 15 माइनस किया, -15 ऐड किया। समझ में आ गया ये? एपी क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। लीनियर इक्वेशंस का टेस्ट है आपका, ठीक है? तो आप 330 to 430 भी आ सकते हो, एंड इफ यू वांट यू कैन कम इन दिस टाइम आल्सो, 6 to 7 में भी आ सकते हो। तो एक एपी दी हुई है आपको, उसने लिखा है 3, 8, 13, 18 so on 70, ठीक है? नहीं, नॉट 78, ये एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18। उसने कहा विच टर्म ऑफ द एपी दिस एपी इज 78, कि 78 ना इस एपी में कहीं फिट होती है, कौन सी प्लेस पे फिट होती है आपको मुझे बताना, ठीक है? तो लेट 78 बी द nth टर्म। हाँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अगर an है तो मुझे पता है ना an को 78 तो टर्म है, कौन सी प्लेस पे है वो निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है? तो इक्वेशन बन गया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। इतना समझ में आ गया? अब जिस एपी की बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर दो। n is equal to 16, so a16 is equal to 78। समझ में आ गया सबको? छोड़ दो इसको, छोड़ दो, टाइम मत देखो, वहां दिखता है। कोई बात नहीं बच्चे, दिखना भी नहीं चाहिए, क्या करना टाइम देखते। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसका पेपर्स आ रहे हैं ना, चलो पढ़ो बैठ कर साइंस का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 तो भी कहा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी जब नींद आएगी तो। अब पेपर्स आ रहे हैं आपके, पढ़ लो। A5 में दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपके एग्जाम्स में एपी करवा दिया हुआ आपको स्कूल में? तो कब करवाएंगे? मैम हमारे स्कूल के बुरे हाल होते हैं सिलेबस इस टेस्ट के लिए, तो वो जल्दबाजी में प्राप्त है। तो बात करना मुझे सिर्फ चाहिए आपको टॉपिक्स कितने करवाएंगे, इसके सारे क्वेश्चंस करवाएंगे कि नहीं। तो इफ यू कैन आस्क योर टीचर। कल है मैं भी हमें तो आना नहीं ना, आपको नहीं आना तो पढ़ना तो है। आज इनको प्रोबेबिलिटी आ रहा है कुछ लोग 7, 13, 19, 205 ये एपी दी हुई है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, ठीक है? तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस क्या है? 13 माइनस 7 कितना है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। क्या कर रहे हो? ठीक हो गया। और 205 को मैं क्या शो करूंगी? a हाँ जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 205। सो कैन यू नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n? क्या दिया हुआ है हमें? 7 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस जो कि हमने कहा था 6। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब बताओ इस एपी में क्या है, क्यों एपी को बदनाम किया हुआ है हमने? ये बड़ी मुश्किल है, सॉल्व नहीं होती। ओनली थिंग दैट यू रिमेंबर इज इस फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को लिखना है, उसमें देखना है कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, ठीक है? तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, and here from here n will be equal to 33. So 205 जो है वो 34th टर्म है, तो हम लिखेंगे a34 is 205। समझ में आ गया? सेकंड पार्ट करो। यही सारा मतलब इसके आगे जो थी और थर्ड एक्सरसाइज सम ऑफ एपी, उसका एक और फॉर्मूला बस। अच्छा चैप्टर ये रियल नंबर जैसा ही है। बहुत इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में दी हुई है ना, उतनी ही कर लोगे काफी। वही आते, उतनी कर लो वही काफी।
नहीं आता, आएगा भी तब भी एपी को फॉर्म होगी, फॉर्मूलास तो पता होंगे ना। उसके 2 नंबर था। चल अब है सेकंड पार्ट। अब एपी दी हुई है 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन माइनस 47। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3.5, 2.5 अनपढ़ है ना। हाँ तो एक बार गलती होने से अनपढ़ हो गए। हाँ किसी को कमेंट करना बड़ा आसान होता है। अच्छा 2.5 है, माइनस 2.5 है, माइनस 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर माइनस नहीं लिखोगे ना आंसर फिर भी सही निकाला है, गलत हो जाएगा। हाँ हम पहले भी तो डिफरेंस 6 निकाल रहे थे, तो अच्छा वो प्लस आगे होता है। हाँ तो हमने हमेशा सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2.5। अभी क्लियर विद दिस मच। अब आपको माइनस 47 दिया हुआ है, ये nth टर्म है, करो सॉल्व। कैलकुलेशंस आप खुद करना इसकी एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ n। गलत है, वैसे नहीं आपका 12.6, अच्छा वो भी गलत है, ओ शिट यार प्लस लेवल है, सॉरी। वो भी गलत है, वो भी गलत है। n की वैल्यू क्या फ्रैक्शंस में आ सकती है आप खुद सोचो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3.5 टर्म होती है कोई, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 4.8 टर्म नॉट होती है, नहीं होती। 4. नेचुरल नंबर्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पोजीशंस एंड प्लेसेस, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो भी कंप्लीट नंबर आएगा, एक नेचुरल नंबर होगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। आपकी गलती क्यों आ रही होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर ये माइनस में नहीं दिया। ट्वेंटी सेवन आ रहा है आंसर देखो। 26 है, 27 है। 26 आ रहा है, 125 आ प्लस हो यहाँ पे 26, फिर -1 हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ तो 25 आएगा। करवाओ कैलकुलेशन, वो माइनस नहीं होगा साथ में। हाँ सच में, अगर हम 2 को ऊपर तुम कैसे कर रहे हो, तुम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सी योर कैलकुलेशन। तुम लोग कैसे अभी 18 प्लस माइनस 2.5 है प्लस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 47। यही आ रहा है ना, 25 है ना, यही आ रहा है। इसके बाद क्या कर रहे हो, लेकिन मैं n माइनस से करी ना, मैं सीधा -2.5 को उधर ले जाकर डिवाइड करता हूँ, फिर इनटू 10 भी लगा देता हूँ साथ में पॉइंट हटाने के लिए। अच्छा ठीक है। 18 प्लस n-1 कैलकुलेशंस कर नहीं रहे हो, बस ऐसे ही हवा में तीर छोड़कर ना ऐसे होगा, पूरी लिख लो स्टेप्स। 25 गलत है, नहीं आ सकता माइनस, कैसे आएगा, 26 में नहीं है शायद। अब देखो लेट मी चेक, मैंने 27 निकाला था, लेट मी से 25 कैसे आ जाएगा। अब 650 को 25 से करोगे क्या आएगा, 26 को n-1 प्लस नहीं होगा तो इज इक्वल टू 26। तो फिर हाँ तो वही तो कह रही हूँ, हाँ बिल्कुल आ रहा है 27, अब सबका आ रहा है। सो दिस इज -47 -18। अब आप क्या कर रहे हो, n-1 को यहाँ रखकर यहाँ लिख रहे हो -65 और नीचे लिख रहे हो -2.5। एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस -2.5 हियर, देन आप यहाँ पर माइनस रखें। क्या रखा, नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन में आपने मल्टीप्लाई वाले को डिवीजन कर दिया, आपने प्लस को माइनस नहीं किया। दो साइन चेंज कैसे कर सकते हैं, माइनस माइनस करके आएगा। हाँ मैं वो 0.5 डाल ऊपर कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 650/25 विच इज इक्वल टू n-1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। तो n-1 इज 26, n की वैल्यू क्या आ गई 27।
So number of terms of this AP will be equal to 27. क्लियर हो गया इतना? Yes, ma'am. अच्छा अब आ जाओ, इसका क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7. 6 अभी छोड़ दो. फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी. तो मुझे निकालना है A31 जिसकी 11th टर्म का मतलब क्या दिया हुआ है? A11 किसके इक्वल? 38. एंड 16th टर्म A16 किसके इक्वल दिया हुआ है? 73. मैम इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो वही तो कैसे निकालोगे? A11 को क्या लिखोगे जनरल फॉर्म में? बस मैंने कहा था ना, जब आपको ये विजुअलाइजेशन करनी आ गई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. A16 को अब बताओ कैसे लिखेंगे? क्या बन गए ये दो? टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. सॉल्व कर सकते हैं और सबसे इजीली सॉल्व होती है. कैसे सॉल्व करोगे? किस मेथड से? ये कैंसिल. -5D is equal to -35. Yes, D की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 7. अगर D 7 है तो A की वैल्यू भी निकाल लोगे. लिखेंगे put D is equal to 7. A plus 10 into 7 is equal to 38. A plus 70 is equal to 38. A is equal to तो उसने कहा है फाइंड द 31st टर्म. A plus 30B. A कितना आपने निकाला है? -30. और D कितना है? समझ में आ गया हमें? So the 31st term of this AP is 178. इतना समझ में आ गया है? अच्छा लीनियर इक्वेशन याद है हमें? थोड़ी बहुत कि नहीं? एलिमिनेशन हाँ. सब्स्टिट्यूशन. और अगर हमारा क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस दी होती हैं, A1x plus B1y plus C1 equals to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0, है ना? फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? हाँ जी क्या होती है? A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू. लिख लो अगर मैं रिवाइज करवा रही हूँ, नहीं याद है, बिकॉज इस पे तो क्वेश्चन आपको आएगा. कल टेस्ट है, सितंबर टेस्ट होगा, या आपका ये अभी जुलाई टेस्ट होगा. ये टॉपिक है, एक जो चीजें आएगी पेपर में, एक क्वेश्चन इस पे होगा ही. फॉर यूनिक सॉल्यूशन द 3 रेशियोज विल नॉट बी इक्वल. फॉर नो सॉल्यूशन क्या लिखते हो? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. It's not equal to C1 upon C2. समझ में आ गया इतना? हाँ हाँ जी बिल्कुल, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं इसमें. नो सॉल्यूशन में होता है पैरेलल लाइंस. सॉल्यूशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो वो उनमें कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि इनका सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में हाँ ओवरलैपिंग होती है. A1 upon A2 तीनों ही रेशियो सेम होंगी, ठीक है. और इसमें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. और ज्यादातर आपको क्वेश्चन अगर पूरा 3 मार्क्स का सॉल्वेबल आएगा ना, सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स का, तो वो इनफाइनाइटली मेनी का ही होगा. जैसे मैंने टेस्ट में भी आपको दिया था, 2 इक्वेशंस बन जाती हैं, फिर आप उसमें से A और B की वैल्यू निकालते हो, राइट? चेक कर लेना. अब इसमें है क्वेश्चंस और जो आपने ध्यान देने वाले हैं कौन से वाले होते हैं. जैसे इफ आई से, लिख लिया तीनों ने कंडीशंस सबने, है ना? तो नेक्स्ट आपको लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फाइंड C for which the equations, ये वाली, ये दो इक्वेशन C की वैल्यू निकालनी है. और इस C की ऐसी वैल्यू निकालो for which the two equations have
infinitely many solutions. Find the value of C for which the given equations have infinitely many solutions. तो आपको पता है जब infinitely many solutions होते हैं तो आप क्या लिखते हो? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon. तो A1 A2 क्या है इसमें? C by 6. B1 B2 क्या है? -1 -2. We're talking of the coefficients, we're not talking of the variables. y मत लिखना, आपका जो वेरिएबल है वो y है, जो कोएफिशिएंट है इसके साथ 1. एंड व्हाट इज C1 C2? हाँ जी, क्या होगी C की वैल्यू फिर? हमें क्या करना है? सॉल्यूशन कैसा चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी. इनफाइनाइटली मैनी में तीनों रेशियोज को हमें क्या करना होता है? इक्वल. तो अगर आप देखोगे क्या ये दो इक्वल हो रही है? कभी हो सकती है? 1/2 को 2 और 3 के 2/3 के इक्वल करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए. इनमें है ही नहीं कोई वेरिएबल. तो सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल कि सी को कोई भी वैल्यू दे दो. इन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकते. तो इसका आंसर होगा C has no value. For infinitely many solutions, C की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. कल मैं इसको C को 1 भी लिख लूं, 2 लिख लूं, -1 100 लिख लूं, तब भी ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, लेकिन कोइंसिडेंट कभी नहीं हो सकती. समझ में आ गया इतना? हमें आर वी क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन जो है जो आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सॉल्व करो. लास्ट क्लास में ना किसी से सॉल्व, मतलब एक दो बच्चे थे जो कह रहे थे कि मैम करवाई दो, नहीं आता. लेट मी सी. बोलना मत कोई, बस जिसको आता है चुपचाप से अपना सॉल्व करो कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे. मैं क्या हाँ, बस वे यही यूज होगा. मैंने कहा ना नहीं बोलना. हाँ, मैं बताऊंगी कौन बोलेगा. चलो चुप, अपना अपना सॉल्व करो सब. हाँ जी हर्षित बताओ. पेपर में तुमने बड़ा अच्छा किया था इसको. हाँ कैसे किया था? इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? गलत किया है. हाँ जी चुप. अगर आता है तो छोड़ दो, या तुम्हें अगर आता है तो छोड़ दो. जिसको नहीं आता, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव. छोड़ दो उस फोन को. ताकि मैं सच्ची मम्मी को फोन करूंगी. तुम्हारे हाथ में मुझे ऐसे फोन देखा तुम दोनों का. मैंने सच में अभी बोल देना है कि तुम फोन यूज करते हो क्लास में, और मैंने ग्रुप में डालना शुरू कर देना. मार्क्स टोटल करके ना मुझे बता देना कितने आए हैं पेपर में. यहाँ पे मार्क्स की मुझे टोटल कर देना मार्क्स. चेक किया हुआ है. अच्छा किया हमारा बेटर था, पहले वाले से बेटर था. अच्छा इसमें हम क्या करते हैं? हाँ जी दामिर पता है? मैम ये तो दोनों इक्वेशन थे. मैं 152 अब जो अगर हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है. हो गया. पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मैं फिर कॉमन निकालते हैं. मान करो सॉल्व करो, करने दो इसको. सब्स्टिट्यूशन करो फिर कॉमन निकालो. ऐसे वाले में क्या होता है? द नंबर्स आर बिग इनफ फॉर यू टू सॉल्व. तो भी मैंने कहा था तुमने किया अच्छा है, तुम्हें समझ में आया हुआ है सारा. तुम्हें समझ में आया हुआ है सारा, तो वो चीज बहुत जरूरी है. किसी से सॉल्व भी नहीं किया कोई बात नहीं, पर तुमने बिल्कुल ठीक किया है. अच्छा अब उसमें करना क्या है? ऐसे वाले क्वेश्चन पे तुम कह रहे हो ना बिल्कुल सेम इक्वेशन है, सेम नहीं है. यहाँ पर x को कोएफिशिएंट दिया हुआ है 152, दूसरे में x को कोएफिशिएंट दिया हुआ है -378. अब तुम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास नंबर्स बहुत बड़े हैं, व्हिच इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. तुम लिख रहे हो 152x इज इक्वल टू, देखो अब कन्वर्ट देखो, ये लिख रहे हो x की वैल्यू निकालोगे -74 प्लस 378y डिवाइडेड बाय 152. पुट करो यहाँ पर. कैलकुलेशंस आसान हुई? नहीं. तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी वाली सिचुएशंस में जहां पे x का कोएफिशिएंट दूसरे में y का कोएफिशिएंट बन जाए सेम साइन के साथ,
और y का कोएफिशिएंट x के पास चला जाएगा। तो ऐसी वैल्यू में हमेशा आपको क्या हेल्प करेगा, ऐड द इक्वेशंस, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। समझ में आ गया? दोनों को एक बार ऐड करो, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करो। करो चलो। ये चीज आप याद पता नहीं क्यों नहीं रखते हो, बिकॉज इसको सॉल्व करने के बाद ना ये सिचुएशन, ये इक्वेशन इतनी इजी हो जाती है। पिछली बार ये तो नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों को ऐड करूंगी। सो 152 माइनस 378, इट विल बी माइनस 226x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस 678। क्लियर हो गया? तो माइनस 226 मैंने कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। दामर समझ में आया हमें ये? ठीक है, वैसे आता था तुम्हें मेथड, ये करवाया हुआ है कभी? हाँ, ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज 3। लिखो, सॉल्व किया करो, देखा मत करो उसको। देखकर तुम्हारे प्राइड में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल रही है कि वो प्रिंट करने का। करो, आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे मैथ्स को, स्पेशली जब वीक हो, नहीं पढ़ने में दिमाग है ना, तो पहले लिखा करो उसको। अब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम सेकंड वाली इक्वेशन के साइंस चेंज कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनता है, ये 530, 530x माइनस 530y इज इक्वल टू 530। x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। अब बताओ, तुम्हारा वो मेथड सब्स्टिट्यूशन का सॉल्व इजी था? हाँ बेटा, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो x माइनस वाई किसके बन गया, इक्वल y। अब आप ये सोचो कि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना इजी था कि ये चीज x प्लस वाई और x माइनस 1 को सॉल्व करना आसान है ना, ओरली सॉल्व हो जाएगा ये आपका। तो फिर हमें क्यों याद नहीं रहता ये मेथड? आपके एक चीज आपके काम को इतना आसान कर रही है, सो वाई भी लगता है कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इस चीज को आपको रखना है याद में, आपको इसको मेमोराइज करना है। बुक में ऐसा क्वेश्चन लिख लो जहां पर ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लास्ट वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपकी 3.7 में, जो ऑप्शनल है, उसमें लिख लिया करो साथ में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, x2y। अब देखो ओरली हो गया ना सॉल्व, और वही आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऑप्शनल क्यों नहीं आनी है? आनी है, ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। मैम कहती बहुत कुछ है, पर मैम डाल देती है, सच्ची कह रही हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड ने नहीं छोड़ा हुआ, बोर्ड ने डाला हुआ है, तो क्या कर लोगे इसके ऊपर? बोर्ड ने क्वेश्चन फाइनल पेपर में दिया हुआ है, सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, और क्या कर लोगे? मैम क्यों नहीं डालेंगी तुम्हारी? व्हाट डज शी मीन इज ऑप्शनल में एक दो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थोड़े से डिफिकल्ट में, आप 3 वेरिएबल्स के साथ आते हैं, वो नहीं आएंगे। समझ में आ गया इतना? ऐसे वाले क्वेश्चंस को मत छोड़ो। आपके जो क्वेश्चंस हैं ऑन दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको मत छोड़ो, वो पेपर में पक्का आ जाएंगे। आपको किसने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो? सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व होते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व होते हैं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ने जब दे दिया तो इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, उसके बाद भी नहीं करना, वो तुम्हारी मर्जी। ये जो आप शो कर रहे थे 2x इज इक्वल टू, अगर ये ना शो करके सीधा बोलते x2 और y1, वो शो कर देते हैं, बस यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि 2x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। समझ में आ गया इतना? शो कर देना, मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक हो गया इतना? राइट, चलो जाओ।